सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत यूपी को प्रेरक प्रदेश बनाना है, जिसका लक्ष्य पहले 31 मार्च 2022 दिया गया था, तो अब मार्च 2023 कर दिया गया है। इसी के अंतर्गत हमें बहुत सारी पुस्तिकाएं, 3 हस्त पुस्तिकाएं जैसे आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह, सहज पुस्तिका, कार्य पुस्तिकाएं, प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, विभिन्न तरीके की चीजें हमको प्रोवाइड कराई गई हैं, जिसमें ये 3 जो हस्त पुस्तिकाएं हैं, इसका हम लोगों को अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। तो आज जो ये वीडियो है वो शिक्षक संग्रह मॉड्यूल के भाग 1 और 2 पर आधारित है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और आधारशिला मॉड्यूल पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो साथियों, आज बात करेंगे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर। साथियों, इस मॉड्यूल में 6 भाग हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाग 1 और भाग 2 के बारे में। भाग 1 में शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता है और भाग 2 में शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाग 1, शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता पर बात करेंगे। शिक्षण संग्रह से आशय एक पुस्तिका के रूप में ऐसी सूचनाओं का संग्रह है जो आकर्षण स्कूल परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों से संबंधित हैं तथा जिनका उपयोग शिक्षण दैनिक कक्षा शिक्षण में के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए कर सकते हैं। अब शिक्षण संग्रह का उपयोग कैसे करें? तो शिक्षण संग्रह का विकास शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखकर किया गया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न सूचनाएं एक उपयोगी जानकारियों का संकलन है। अब हम इसका उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी शिक्षण योजनाएं दी हैं जिनका हम आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। भाषा, गणित, विज्ञान आदि से संबंधित शैक्षिक क्रियाकलाप दिए हैं। रोचक शैक्षिक खेल और गतिविधियां दी हैं जिनका कक्षा शिक्षण में उपयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। कक्षावार, विषयवार लर्निंग आउटकम दिए गए हैं और आकलन की विधियों का संदर्भ दिया गया है, जिसे हम लोग आसानी से जिस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय भवन एवं परिवेश को आकर्षक व सीखने में सहायक के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, ये सब शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिया गया है। संग्रह में स्कूल में की जाने वाली प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन सभाओं एवं अनेक शैक्षिक गतिविधियों एवं खेलकूद गतिविधियों का विवरण दिया गया है, जिनके आधार पर इन सभाओं को रोचक और उपादेय बनाया जा सकता है। शैक्षिक नवाचार दिए गए हैं। प्रधानाध्यापकों के लिए विद्यालय नेतृत्व संबंधी जानकारियां दी गई हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में कार्यरत कुछ शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के सफलतापूर्वक किए जा रहे कार्य की जो है केस स्टडी दी गई हैं। शिक्षण संग्रह में शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोग जानकारियां, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण भी दिया गया है। शिक्षक संग्रह में प्रभावी शिक्षण को अंग्रेजी वर्णमाला A to Z तक मार्गदर्शक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनका उपयोग हम कक्षा शिक्षण में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब शिक्षण संग्रह की गतिविधियों की अनुश्रवण योजना। हम लोग अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, विशेषकर कक्षा शिक्षण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह के रूप में उपयोगी हस्त पुस्तिकाओं का विकास किया गया है। इन हस्त पुस्तिकाओं में कक्षा शिक्षण, शिक्षण योजनाएं, लर्निंग आउटकम, बच्चों की संप्राप्ति के सतत आंकलन की विधियां, शैक्षिक नवाचार तथा कक्षा शिक्षण में उपयोगी गतिविधियों आदि का विवरण दिया गया है। विद्यालय में इनका यथोचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से नियमित अनुश्रवण किए जाने की योजना भी विकसित की गई है। अब ये कैसे विकसित की गई है?
तो क्या है, प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य रूप से कक्षावार विषयवार निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि का आकलन करने हेतु कक्षा की दीवारों पर पोस्टर लगाए जाएंगे, वही प्रेरणा तालिका लगाई जाएंगी, जिसका समय समय पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अवलोकन एवं अनुश्रवण किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर ARP यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रेरणा ऐप के माध्यम से पूर्णकालिक अनुश्रवण किया जाएगा। जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा शैक्षिक गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षिक संप्राप्ति की प्रगति का अवलोकन करने के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम के उपलब्धि स्तर करने हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनके आधार पर शैक्षिक उपलब्धियों का अनुश्रवण किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करेंगे और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर मोबाइल फोन पर शैक्षिक नवाचारों, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाएगा। सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक माह के प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक प्रगति या संप्राप्ति स्तर में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। स्कूल में प्रधानाध्यापक अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे तथा उनके स्कूल आने पर लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराएंगे। तो ये तो हो गई बात भाग 1 की। अब देखते हैं भाग 2 को। भाग 2 के अंतर्गत है शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं, जिनको हम इन हेडिंग्स के अंतर्गत देखेंगे कि प्रभावी शिक्षण कैसे, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु, शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का आधार यानी लर्निंग आउटकम, अधिगम परिणाम तालिकाएं और लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके। अब है शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं, इंक्लूजन ऑफ कॉम्प्लेंडियम। अब शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुओं के अंतर्गत शिक्षण योजनाएं, शिक्षण डायरी, समय सारणी, लर्निंग आउटकम की सूची, उपयोगी TLM, नवाचार, प्रार्थना स्थल पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां जैसे व्यायाम, योग, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग आदि के माध्यम से शिक्षक कक्षा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने के साथ विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करके विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को सीखने के अनुकूल बना सकते हैं। अब प्रभावी शिक्षण कैसे किया जाए? तो बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति का सीधा संबंध कक्षा शिक्षण की प्रभाविकता से होता है। बच्चों के व्यक्तित्व के समुचित विकास में संज्ञानात्मक विकास यानी ज्ञान, समझ और सीखने की स्पष्टता, इसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास यानी भाव, रुचियों और आदतें तथा क्रियात्मक विकास यानी रचनात्मक सृजनशीलता एवं कौशल होना आवश्यक है, जिसके लिए प्रभावी कड़ी शिक्षण है। अब प्रभावी शिक्षण की संकल्पना सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। प्रभावी शिक्षण के तरीकों को अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अल्फाबेट, जो 26 अल्फाबेट A to Z होते हैं, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रभावी शिक्षण के 26 तरीके एक दूसरे से क्रमबद्धता के रूप में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी पर प्रदर्शित किए गए हैं। इन तरीकों को आप आवश्यकता अनुसार अपनी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अपनाएंगे तो निश्चय ही शिक्षण प्रभावी होगा। तो ABCDEF ऐसे Z तक दिया गया है। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ये अंग्रेजी के 26 अक्षरों को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह प्रयोग किया गया है। किस तरह प्रयोग किया गया है? प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। तो यहाँ से देखिए, A सबसे पहले सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए यानी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, फिर B यानी व्यस्त कक्षा, C सहयोगी सहभागी अधिगम, D से कार्य प्रदर्शन, E से देखिए अपेक्षाएं और F से प्रतिपुष्टि, G से गोल सेटिंग या लक्ष्य निर्धारण, H से हास्य प्रयास, I से व्यक्तिगत आवश्यकताएं, J से अधिगम पत्रिका, ये देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, K से अधिगमकर्ता को जानिए, L से अधिगम संबंध स्थापन, इसी तरीके से M से दिया है संसाधनों की व्यवस्था, फिर N से परस्पर बातचीत, फिर O से कक्षा के बाहर अधिगम गतिविधियां, P से प्रशंसा एवं प्रोत्साहन, Q से पहली प्रश्नोत्तर यानी क्विज, R से अधिगम का स्वदायित्व, S से सक्सेस एक्सपीरियंस यानी सफलता का अनुभव, T से टीम टीचिंग एंड
कोलैबोरेटिंग एफर्ट यानी दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास, यू से अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना, वी से वैरायटी या विविधता, डब्ल्यू से वर्किंग एटमॉस्फेयर या कामकाजी वातावरण, एक्स से एक्स-रेइंग फॉर इवोल्यूशन या मूल्यांकन हेतु परीक्षण, वाई से यू यानी आप शिक्षक और जेड से जोश या उमंग। इसके बाद रिजल्ट हो गया इफेक्टिव टीचिंग या प्रभावी शिक्षण। अब ए टू जेड का जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारे अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ए टू जेड, जैसे ए से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है या सक्रिय भागीदारी है तो उसके लिए कैसा माहौल हो, शिक्षक क्या करें, तो इन सब के बारे में एक अलग वीडियो जो है वो आपको मिलेगा, उसका आप लोग वेट करिए। अब आगे चलते हैं। कक्षा में शिक्षण उसी प्रकार से होता है जैसा शिक्षक सोचते हैं, बनाते हैं और करते हैं। कक्षा में शिक्षक बच्चों के साथ वही क्रियाएं करते हैं जैसा उन्होंने चिंतन किया है। प्रभावी शिक्षण गुणवत्तापूर्ण युक्त शिक्षा की संप्राप्ति का आवश्यक परिणाम है, जिसे सभी शिक्षक किसी भी कक्षा और विषय के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के लिए प्रयोग करते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा, इस कथन को आत्मसात कीजिए और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इन सभी तरीकों को आवश्यकता अनुसार उपयोग कीजिए। शिक्षण योजना। शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्बलन एवं आगे की योजनाओं का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण होता है। अब शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु क्या होंगे? सबसे पहले तो चयनित लर्निंग आउटकम लेना होगा, फिर लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधियों एवं सामग्रियों का चयन करना, फिर शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों एवं उन पर दिए गए समय का निर्धारण करना, फिर शिक्षण योजना में सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। इसके बाद बच्चों की प्रगति का सतत आंकलन तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन करना, शिक्षण की रोचकता बनाए रहना। ये तो बात हो गई हमारी शिक्षण योजना की। अब बात करते हैं शिक्षक डायरी की। हम प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ जो कार्य करते हैं उसे व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने और आगे के काम को नियोजित करने में शिक्षक डायरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक द्वारा डायरी में बच्चों की और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण के तरीकों के विषय में प्राप्त फीडबैक तथा अपनी कक्षा की रणनीतियों की समीक्षा करके भविष्य के लिए परिवर्तित शिक्षण योजना तैयार करने के लिए जरूरी बिंदुओं को नियमित रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये स्वयं मार्गदर्शिका होती है। डायरी में अपने कार्यों के संबंध में स्वयं योजना बनाते हैं। विषय से संबंधित पाठ्यक्रम में अंतर्निहित लर्निंग आउटकम को अपनी सुविधा अनुसार एवं लक्ष्य के अनुसार विभाजित करते हैं और उसके अनुसार प्रतिदिन गतिविधियां निर्धारित कर शिक्षण करते हैं। तो शिक्षण डायरी में यथासंभव गतिविधियों को प्रतिदिन शिक्षण योजनाओं के रूप में लिखा जाना जरूरी है, ताकि हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें और हमारे अन्य साथी भी इसका लाभ उठा सकें। शिक्षण डायरी का स्वरूप, इसमें 5 भाग हैं। पहला मुख्य पृष्ठ है जिसमें शिक्षक से संबंधित सामान्य जानकारी होगी, फिर विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप दिया गया है, फिर शिक्षण द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त और साप्ताहिक विवरण भरना है। इसके में 10 रिक्त पन्ने दिए गए हैं और जिसमें शिक्षक आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित करेंगे। फिर अनुरक्षण हेतु दिशा निर्देश, मुख्य पृष्ठ पर समस्त प्रविष्टियों को शिक्षक अंकित करेंगे। प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं की समय सारणी का अनुसरण करें। सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण प्रतिदिन साप्ताहिक प्रपत्र में अंकित करें। और साथियों, शिक्षण डायरी पर एक अलग से 2 वीडियो बने हुए हैं जिसका लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब है अधिगम परिणाम तालिका या लर्निंग आउटकम्स टेबल। कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषयों की निर्धारित दक्षताओं का विस्तृत दस्तावेज विकसित किया गया है। इन्हीं अपेक्षित दक्षताओं को दृष्टि में रखकर हम अपनी कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षण अधिगम परिणामों की संकल्पना सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से
यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों की अपेक्षित दक्षताओं का विवरण दिया गया है। साथ ही इन लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित करने हेतु प्रावधान भी दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कक्षा 1 की विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका दिखाई दे रही है। ये इस तरीके से भरी जाएगी। देखिए, पहले क्रम संख्या, फिर बच्चों के नाम ये लिखे हुए हैं। इसके बाद हिंदी के उप लर्निंग आउटकम लिख लिए गए हैं, इधर गणित के उप लर्निंग आउटकम। अब जिस बच्चे ने, देखिए ये दिया, राजेश के आगे लिखा है मई 19, यानी इसने इस लर्निंग आउटकम को मई 19 में प्राप्त कर लिया है। इस तरह से विषयवार तालिकाएं प्रत्येक कक्षा कक्ष में पोस्टर के रूप में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसे संबंधित विषय के अध्यापक नियमित रूप से अद्यतन भरेंगे और प्रधानाध्यापक हर सप्ताह 10 बच्चों की प्रगति की जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि उक्त तालिका में बच्चों की प्रगति सही रूप से दर्ज की जा रही है या नहीं। तत्पश्चात हस्ताक्षर करके इसे प्रमाणित करेंगे। इसी प्रकार सहयोगात्मक पर्यवेक्षणकर्ता भी इन तालिकाओं में दर्ज बच्चों की प्रगति की जांच कर इसे प्रमाणित करेंगे। अब है लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके। तो लर्निंग आउटकम को प्राप्त कराने के लिए इन तरीकों पर विशेष ध्यान देना होगा। एक तो शिक्षण योजना। लर्निंग आउटकम की प्राप्ति के लिए प्रभावी शिक्षण योजना बनाना एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके बाद है समय सारणी। कक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के उद्देश्य से समय सारणी भी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए समय सारणी भी बनाई जाए। फिर आईसीटी सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग किया जाए। अब विद्यालय में आईसीटी उपयोग के क्षेत्र बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कक्षा शिक्षण, व्यवहार परिवर्तन में, कौशल विकास में, विद्यालय प्रबंधन में, सूचना प्रबंधन में, व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करना, शिक्षक प्रशिक्षण में, लर्निंग असेसमेंट में और गतिविधियों के संचालन में। विद्यालय में प्रयुक्त होने वाले आईसीटी संसाधन क्या हो सकते हैं? मोबाइल फोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, स्मार्ट टीवी हो सकता है और स्मार्ट बोर्ड हो सकता है। इसके अलावा शिक्षण योजना, समय सारणी और आईसीटी के प्रयोग के अलावा विद्यालय भवन भी सीखने में सहायक हो सकता है। तो आकर्षक विद्यालय भवन होना भी बहुत जरूरी है। ये भी हमारे सीखने में या लर्निंग आउटकम को प्राप्त करवाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो विद्यालय में पुस्तकालय भी होना चाहिए, पुस्तकालय का उपयोग भी सही तरीके से बच्चे कर सकें। इसके अलावा प्रयोगशाला, प्राथमिक कक्षाओं में साइंस लैब में विज्ञान किट के अतिरिक्त आसपास मौजूद वस्तुएं जैसे गुब्बारे, रंगों के घोल, पाइप, बोतल, ये सब चीजें भी होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भी निर्धारित प्रयोग में उपकरणों की आवश्यकता है, ये सब होने चाहिए। इसके अलावा शिक्षण अधिगम सामग्री एवं विज्ञान किट यानी गणित किट की उपलब्धता भी होनी चाहिए। इसके बाद बैठक व्यवस्था भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी बच्चे सुचारू रूप से कक्षा शिक्षण कर सकें। बैठक व्यवस्था के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे अर्धचंद्राकार या गोले में बच्चों को बैठाना चाहिए, छोटे समूह में बैठाना चाहिए। तो इस तरीके से शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुन सकेंगे और सभी बच्चे सही तरीके से सीख सकेंगे। शैक्षिक नवाचार भी होना चाहिए। शिक्षा में नवाचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने विचारों में नया परिवर्तन लाते हुए विद्यालय एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जिनसे शिक्षकों को शिक्षण कार्य तथा बच्चों को अपने सीखने में लाभ मिलता है। ये नवाचार कैसे हो सकते हैं? जैसे सामूहिक सहभागिता से विद्यालय विकास, व्यक्तित्व संबंधी नवाचार, ये प्रार्थना सत्र द्वारा किया जा सकता है। उपस्थिति बोर्ड एवं गतिविधि बोर्ड का प्रकाशन करके, समाचार बोर्ड का प्रकाशन करके, छात्र छात्राओं में स्टार ऑफ द मंथ या ईयर का चयन करके, स्टार ऑफ द ईयर शिक्षक का सम्मान करके, बाल अखबार का प्रकाशन करके, विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड बना के, महत्वपूर्ण दिवसों जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में महापुरुषों की जीवनी आदि का जीवांत प्रसारण करके, अनुपस्थित बच्चों को बुलाने हेतु बुलावा टोली या अटेंडेंस स्क्वाड का गठन करके, शिक्षक बुलावा दल या टीचर्स स्क्वाड, और टास्क आधारित शिक्षण इंचार्ज व्यवस्था करके, और परमिशन कार्ड या आज्ञा पत्र की व्यवस्था करके, बोलती दीवारें जो बाला थीम होती है उस तरीके से प्रिंट रिच मटेरियल से परिपूर्ण हो दीवारें, शिक्षक जन्मदिन समारोह द्वारा मन की बात पेटी होनी चाहिए, ईमानदारी की पेटी,
मस्ती की पाठशाला या फन डे का आयोजन, संगीतमय असेंबली, माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण, मातृ सम्मान कार्यक्रम, ज्ञानदायिनी योजना, आओ खुशियां बांटें, समेकित शिक्षक डायरी, साप्ताहिक शिक्षक कार्य आवंटन या बैठक पंजिका बनाकर इसमें अभिमत डायरी, छात्र प्रोफाइल पंजिका, कॉन्सेप्ट मैकिंग आदि बनाकर। फिर है गतिविधि आधारित शिक्षण करके, फिर परिवेशी संसाधनों का उपयोग करके, सामुदायिक ज्ञान का उपयोग करके। ये सब हैं हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लर्निंग आउटकम को निकलवाने के लिए इन सब प्रक्रियाओं का हमें इस्तेमाल करना होगा। अब है समुदाय को विद्यालय से कैसे जोड़ें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें हमारे बहुत से विद्यालय को जूझना पड़ रहा है। लगातार सरकारी विभागीय निर्देशों और एसएमसी के गठन के बावजूद हम में से अधिकांश शिक्षक अभी भी अपने विद्यालय से समुदाय को अपेक्षानुरूप नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो समुदाय को विद्यालय से जोड़ने के लिए आवश्यक है कि समुदाय के सदस्यों की विद्यालय क्रियाकलापों में नियमित और रचनात्मक उपस्थिति हो। ये उपस्थिति निरुद्देशी न होकर सोउद्देश्यपूर्ण होगी और तब जो है हमारा जो विद्यालय है वो समुदाय से जुड़ पाएगा। हमें अपनी संस्था उपलब्ध भौतिक मानवीय संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा करने के बाद विद्यालय की आवश्यकताओं का चिन्हांकन करना होगा। उसके पश्चात उन आवश्यकताओं का वर्गीकरण करते हुए सामुदायिक सहभागिता के प्रकार को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए समुदाय से संपर्क स्थापित करना होगा। इस प्रकार आवश्यकताओं के अनुसार स्रोतों की मदद लेते हुए कार्य योजना विकसित कर हम अपने कार्य को और अधिक बेहतर बना सकते हैं तथा समुदाय से बेहतर जुड़ाव स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी सपोर्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक्स से। थैंक यू।